ब्रश कब करना चाहिए और कितने बार करना चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करिए। क्या मैम ब्रेकफास्ट करने के बाद? जो मदर्स हैं रात को बच्चे के माउथ में दूध डाल के या बॉटल डाल के सुला देती हैं, वो रॉन्ग वे है। बिल्कुल गलत है जी। उससे कैविटीज होएगी। छोटे बच्चों को कब से ब्रश कराना शुरू कर देना चाहिए? कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स के कारण बहुत सारे दांत टूट भी जाते हैं और कुछ के गॉड गिफ्टेड के कारण दांत बहुत ही उल्टे सीधे होते हैं, तो क्या वो ठीक किए जा सकते हैं? मेरी किसी फ्रेंड ने बताया था कि उसको डॉक्टर ने बताया है कि टूथ के कारण उसकी शोल्डर या फिर बैक पेन है। जी हाँ। कैसे मैम ये? क्या वो तंबाकू या फिर वो शराब या फिर वो चीज़ें दांतों की हेल्थ पे भी असर पाती हैं? तो रूट कनाल क्या होता है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे हम आपको मिलाते हैं मेंटोर से, गुरुओं से, इन्फ्लुएंसर से, डॉक्टर से और देते हैं आपको ढेर सारी जानकारी, जिससे आप बनते हो अपनी ही लाइफ के मास्टर। तो आज मैं जिनको मिलाने जा रही हूँ वो आपको बताएंगे और जानकारी देंगे आपको आपकी ओरल हेल्थ के बारे में, स्माइल डिज़ाइन के बारे में। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, वो बहुत फेमस क्लिनिक भी रन करते हैं। मैं वेलकम करना चाहती हूँ डॉक्टर रेणुका का, जो कि डॉक्टर रेणुका डेंटल केयर पटियाला में अपना क्लिनिक चलाते हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम पॉडकास्ट विद शालू में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैम पहले तो मैं आपसे एक ही चीज़ जानना चाहूँगी कि आपकी डिग्रीज क्या हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन MDS प्रोस्थोडोंटिक्स है। बेसिकली मैं एक स्माइल एक्सपर्ट हूँ और टीथ रिप्लेसमेंट में स्पेशलाइजेशन है मेरी। मैम जैसे कि आपने बताया कि आप हमारी सबकी ओरल हेल्थ को देखते हैं और ओरल हेल्थ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैम जब ओरल हेल्थ की बात आती है तो टीथ की बात आती है, टीथ की बात आती है तो ब्रश की बात आ जाती है ना? तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि ब्रश कब करना चाहिए और कितने बार करना चाहिए दिन में? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रात को ब्रश करना। रात को सोने से पहले आपकी लास्ट मील के बाद ब्रश होना चाहिए। उसके बाद आपको खाना कुछ नहीं है। यू कैन हैव वाटर, उसके अलावा खाना कुछ नहीं है। इवन मिल्क भी नहीं? नहीं, नॉट इवन मिल्क। उसके बाद आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करिए। क्या मैम ब्रेकफास्ट करने के बाद? राइट। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हमारे इंडियन फैमिलीज़ में हम हमेशा ब्रश मॉर्निंग में उठते ही करते हैं। नहीं, एक्चुअली आप लॉजिकली सोचिए ना, रात को ब्रश करा आपने, उसके बाद फूड पार्टिकल्स तो सारे क्लीन हो चुके हैं। उसके बाद ब्रश किस चीज़ के रिक्वायर्ड है? तो आपको ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना है। जो फूड पार्टिकल्स ब्रेकफास्ट के टाइम के आपके मुंह के अंदर आए हैं, उसको क्लीन करने के लिए दैट इज़ द राइट टाइम। ओह! बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो मैम। शायद मुझे क्या मेरी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए। और दूसरी बात आती है मैम, आप हमें ये बता सकते हो, जैसे कि मैं अक्सर ब्रश करती हूँ तो रगड़-रगड़ के करती हूँ, पर मैंने कई जगह पे सुना है कि ये मेरा राइट वे नहीं है। तो राइट वे क्या होता है ब्रश करने का? ब्रश को आराम से करना चाहिए, कोई ज़ोर नहीं लगाना हमने। ब्रश में फूड पार्टिकल्स को क्लीन करना है हमने। ओह! तो उसके लिए हमने मसूड़ों को ट्रॉमा नहीं करना, कोई गम्स को और कोई टीथ को कोई ट्रॉमा नहीं करना। सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश यूज़ करिए, जस्ट टू क्लीन द टीथ, ओह! नॉट टू हार्म देम। ब्रश की बात हो रही है, तो क्या कुछ पर्टिकुलर ब्रशेज़ हैं जो सेव करते हैं हमारी ओरल हेल्थ को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रश का कौन-सा होना चाहिए, बस वो हार्ड ब्रिसल नहीं होना चाहिए। ओके। मैम जैसे कि हम ब्रश की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद या कुछ हफ्तों बाद ब्रश है जो वो एक फ्लावर की शेप ले लेता है, तब भी क्या उस ब्रश से हम ब्रश कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस टाइम पे आपका टूथब्रश एक फ्लावर की शेप ले रहा है, दैट इज़ द टाइम यू हैव टू चेंज योर टूथब्रश। ओह! मतलब इट्स अ साइन ऑफ चेंज योर टूथब्रश। हाँ, इससे एक और चीज़ भी पता चलती है। अगर आपका टूथब्रश 3 महीने से पहले ये फ्लावर शेप ले रहा है, इसका मतलब आप एक्सेसिव फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर।
ओह! मतलब 3 मंथ बाद वैसे चेंज कर देना चाहिए। बट अगर राइट 3 मंथ से पहले आपका फ्लावर शेप ले रहा है, इट मीन्स आप करेक्ट ब्रश नहीं कर रहे हो, राइट, है ना? दैट इज अ इंडिकेटर। तो जैसे हम ब्रश की बात कर रहे हैं मैम, तो अब आती है बात पेस्ट की, है ना? जो कि कौन-सा पेस्ट सबसे बेस्ट है? पेस्ट कोई सा भी हो, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे हुँ, उसका एब्रेसिवनेस या उसकी पार्टिकल साइज की बात करें हुँ, तो वो उसका कम रहना चाहिए। और सेकेंडली हम जैसे आजकल के टूथपेस्ट बहुत सारे मार्केट में आते हैं जिसमें हुँ, एसएलएस बहुत ज़्यादा ओह! रहता है, तो वो एसएलएस फ्री हो उतना बेटर है। बेसिकली वो पेस्ट के बैक साइड पे लिखा होता है कि ये इसमें डला हुआ इंग्रेडिएंट्स है। है ना? तो एक चीज़ और आती है, आपने सुना होगा कि आजकल व्हाइटनिंग के लिए बहुत सारे ब्रशेज़ पेस्ट दावा करते हैं कि अगर आप इतने दिन करोगे तो इससे आपके दांत व्हाइट हो जाएँगे। क्या वो पेस्ट करेक्ट है या फिर चारकोल के पेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं? क्या वो ठीक हैं? कुछ हद तक ये वाइटनिंग करते हैं। हुँ, उस टाइम पे भी आपको यही इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना है उसमें कि उसका पार्टिकल साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, यू शुड ऑलवेज टॉक टू योर डेंटिस्ट कि ये टूथपेस्ट आपके लिए सही है या नहीं है। हर टूथपेस्ट के ऊपर कुछ स्टडीज रहती हैं, ओके। तो वो आपको चेक कर लेना चाहिए। मैम हम बात कर रहे हैं अब टीथ के बारे में, है ना? तो बच्चों को वो बहुत जल्दी टीथ आ जाते हैं, 6 मंथ में ही आ जाते हैं। तो क्या तब भी हमें बच्चों की केयर करनी चाहिए टीथ की? बिल्कुल करनी चाहिए। बच्चों के टीथ की केयर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे हमें अपने परमानेंट टीथ के लिए अडल्ट्स में हम टीथ की बात हाँ। करते हैं। नहीं, अक्सर घरों में कहा जाता है कि चलो कोई बात नहीं है, ये तो दूध के दाँत हैं, ये तो निकल जाएँगे अगर कैविटीज़ लग जाती है, जो कोई और प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या उनको इग्नोर करना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए मिल्क टीथ को, क्योंकि आप देखिए ना कि जो मिल्क टीथ हैं वो 6 हुँ। मंथ्स पे आ गए हैं हाँ जी। और जो फर्स्ट परमानेंट टूथ आना है वो 6 इयर्स की एज पे स्टार्ट होता है। ओह! जो लास्ट परमानेंट टूथ हुँ। आता है वो 12 इयर्स की एज पे हाँ जी। अप्रॉक्सीमेट आता है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें हमारे मिल्क टीथ भी हैं और परमानेंट टीथ भी हैं। ओह! और कुछ जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे मिल्क टीथ की जगह पे ही परमानेंट नहीं आना है। ओह! अगर इनकी नहीं केयर करते हम मिल्क टीथ की, तो उससे फ्यूचर में आपके फंक्शन ऑफ टीथ को लेके काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। मैम क्या ये सच है कि बहुत छोटे बच्चों में भी कैविटीज़ होने का डर रहता है? बिल्कुल सही है जी। पर क्यों? इसका सबसे एक कॉमन कारण है नर्सिंग बॉटल कैरीज़। ओह! वो नर्सिंग बॉटल कैरीज़ है क्या? हुँ, जब हमारी बहुत सारी फैमिलीज़ में हम ये एक हैबिट है कि रात को बच्चे को सुलाना है तो बॉटल दे के सुला दो जी। हुँ, तो उसमें मिल्क में इटसेल्फ ही एक स्वीटनिंग एजेंट है हाँ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उसमें एडिशनल शुगर डाल देते हैं। ओह! तो वो जब भी अकम्युलेटेड रहेगा वहाँ पे, जो सारा मिल्क है बच्चे हुँ, के मुँह के अंदर, तो उसने कैविटीज़ का कारण बन जाता है। ओह! मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ कि जो मदर्स हैं रात को बच्चे के माउथ में दूध डाल के या बॉटल डाल के सुला देती हैं, वो रॉन्ग वे है। बिल्कुल गलत है जी उससे वो। कैविटीज़ होएगी होएगी। हाँ जी। मैम जब हम कैविटीज़ की बात कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा, आप तो एज़ अ डॉक्टर देखते होंगे, तो हम बच्चों में बहुत सारी कैविटीज़ देखते हैं, उसके क्या-क्या कारण रहते हैं? बच्चों में कैविटीज़ का जो एक बहुत बड़ा कारण है, वो आजकल की डाइट हैबिट्स है। ओह! एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शुगर से सिर्फ दांत हाँ, खराब होते हैं। सिर्फ शुगर ऐसा कंटेंट नहीं है जिसके साथ दांत खराब हो रहे हैं। हाँ। उससे भी बड़ा कारण है ये अपने स्टिकी फूड्स, जिसमें स्टिकी कि फूड में जैसे? चिप्स, हुँ। जैसे पॉपकॉर्न्स, ओह! जो बहुत देर तक चिपके रह रहे हैं आपके टीथ के ऊपर और जो पानी पीने के साथ भी नहीं घुल रहे हैं, ओह! वो एक मतलब बहुत बड़ा कारण है। बेसिकली अगर आपकी मम्मी बोल रही है कि चॉकलेट ज़्यादा मत खाओ, उससे दाँत खराब हो जाते हैं, चॉकलेट के बिना पॉपकॉर्न या फिर चिप्स या फिर और जो फूड्स खराब करते हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। राइट। जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, टीथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें छोटे बच्चों को कब से ब्रश कराना शुरू कर देना चाहिए? बच्चों का ब्रश जब से फर्स्ट दांत आ जाता है बच्चे के मुंह के अंदर हुँ। तब से शुरू हो जाता है। ओह! फर्स्ट मतलब एक टीथ पे भी हम ब्रश करते हैं? हाँ जी, वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आजकल बहुत सारे फिंगर ब्रशेज़ अवेलेबल हैं, ओके। स्मॉल साइज़ के ब्रशेज़ अवेलेबल हैं। ओह! मतलब बेसिकली जब से बच्चा का पहला टीथ आ गया तब से ही आपको टीथ उसकी केयर पे लग केयर जाना है। जी। राइट,
तो जैसे अब हम बात कर रहे हैं टीथ केयर की, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल टीनेजर थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपनी स्माइल को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। तो समटाइम्स होता है कि कुछ कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स के कारण और कुछ के गॉड गिफ्टेड के कारण दांत बहुत ही उल्टे सीधे होते हैं, तो क्या वो ठीक किए जा सकते हैं? जी, बिल्कुल करे जा सकते हैं। उनको ठीक करने का सबसे एक जो सही तरीका है वो ऑर्थो ट्रीटमेंट से होता है। ओह! उसमें ब्रेसेस वो हुँ। लगवा सकते हैं। हम ब्रेसेस के साथ उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या तो फिर अलाइनर्स के साथ। हाँ, आजकल अलाइनर्स काफ़ी चले हुए हैं। हाँ जी, वो एक इनविजिबल ट्रीटमेंट है। ओके। ट्रांसपेरेंट उसमें अलाइनर्स बनते हैं। वो उसके साथ वो घर पे आप अपना हुँ। उनको चेंज करते रहिए जैसे-जैसे आपके डेंटिस्ट आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका टीथ का जो सारा सिस्टम है वो अपना अलाइनमेंट में आ जाता है। हाँ, जो मैंने अलाइनर्स के बारे में सुना था, जैसे कि पहले क्या होता था कि जब हम ब्रेसेस लगाते थे, तो वो सालों तक लगते थे, पर क्या अलाइनर्स भी सालों तक लगाने पड़ते हैं? बिल्कुल, इसमें कुछ ट्रीटमेंट ड्यूरेशन नहीं कम होने वाली आपकी। ओके, ये आपका एक डिफरेंट मेथड है। ब्रेसेस ओके। के अलावा एक दूसरा तरीका है जिसके साथ आप टीथ को अलाइन कर सकते हैं। बेसिकली वो दिखते नहीं है आपको, हाँ जी। है ना? हाँ, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना? तो उनके बहुत सारे दाँत टूट भी जाते हैं, तो क्या उनका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जी हाँ, आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जिसमें हम टीथ को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। आपके इम्प्लांट के साथ रिप्लेसमेंट हो सकती है, हुँ। जिसमें आपके टीथ बिल्कुल नेचुरल टीथ की तरह फंक्शन करने स्टार्ट कर देते हैं दोबारा ओह! से। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंटल टीथ के, जो आपने बोला कि वो टीथ वर्क भी करना शुरू हो जाते हैं। क्या उनका कुछ टाइम पीरियड रहता है कि आप तब तक डॉक्टर के पास जाओगे तभी आप उसको ट्रीट कर पाओगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं जब भी आता है पेशेंट तब भी आप ट्रीट कर पाओगे? नो, दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ओके। अगर हमने उसी नेचुरल टूथ को बचाना है, हुँ, तो फिर उसके लिए टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है। ओके। अदरवाइज रिप्लेसमेंट विद द इम्प्लांट कैन बी डन एट लेटर स्टेज ऑल्सो। टंग के लिए मैं पूछना चाहूँगी, पहले हमारे टंग टंग क्लीनर आते थे, जो कि स्टील या फिर प्लास्टिक के होते हैं। क्या टंग क्लीनर भी उतना ही ज़रूरी है जितना टीथ क्लीन ज़रूरी है? जी बिल्कुल। टंग क्लीनिंग एक नेग्लेक्टेड पार्ट रहता है। हुँ। बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं है कि टंग क्लीनिंग करनी ज़रूरी है, लेकिन टंग क्लीनिंग इज़ एज़ मच एज़ इम्पोर्टेंट एज़ टीथ। ओह! टंग अ, क्लीनिंग एक बहुत बड़ा कारण है ओरल जो बैड ब्रेथ है, ओह! उसका भी। जिससे स्मेल आती है आई थिंक सो। हाँ जी, तो कोटिंग हो जाती है टंग के ऊपर, जो कि एक बैड ब्रेथ को कॉज़ बन जाती है। हुँ, तो मतलब बेसिकली जैसे टीथ क्लीन कंपल्सरी है वैसे ही टंग क्लीन भी उतनी ही ज़रूरी हाँ जी। है ना? तो मैम आपने एक चीज़ देखी होगी कि गैप होता है समटाइम्स, गॉड गिफ्टेड होता है। क्या वो गैप को दूर किया जा सकता है ट्रीटमेंट्स के थ्रू? हाँ जी, हाँ। आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक तो हम ऑलरेडी जैसे बात कर चुके हैं हुँ, कि ऑर्थो ट्रीटमेंट के साथ, अलाइनर्स या ब्रेसेस के साथ वो गैप्स को क्लोज़ कर सकते हैं। सेकेंडली कई बार क्या होता है कि जैसे किसी की शादी है, हुँ, तो उसके पास टाइम ड्यूरेशन कम है, ओके। तो वो ऑर्थो ट्रीटमेंट में टाइम चाहिए हुँ, हमें। अगर वो टाइम अवेलेबल नहीं है, तो डिफरेंट तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। ओके। लाइक विनियर्स इज़ अ थिंग जिसके साथ आप अपनी स्माइल को करेक्ट करवा सकते हो, गैप्स को ओके। क्लोज़ करवा सकते हैं। वीनियर से क्या हम जो दाँत बाहर दिखते हैं, क्या वो भी ये ठीक कराए जा सकते हैं? जी हाँ, उसको कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट। ओके, मतलब कुछ हद तक उसको किया जा सकता है। जी। जैसे मैम हम वीनियर्स की बात कर रहे हैं, क्या ये ट्रीटमेंट वन टाइम होता है या फिर बहुत बार करना पड़ता है इसको? नहीं, विनियर्स ऐसा नहीं है कि इसको बहुत बार करना पड़ता है। इसकी ऑन एन एवरेज 8-10 साल एक अच्छी लाइफ है उसकी। ओके। उसके बाद थोड़ी बहुत मेंटेनेंस तो हर चीज़ को चाहिए। हुँ, तो जैसे हम रूटीन में अपने कोई भी हमारे पास कोई गैजेट है, कोई कार है, कुछ भी है, हर चीज़ को मेंटेनेंस चाहिए। हुँ। तो ऐसे ही हमारी रूटीन में ओरल हेल्थ को भी मेंटेनेंस चाहिए और कोई भी हमारे पास ओरल हेल्थ में हमने कुछ भी ट्रीटमेंट करवाया है, हुँ। तो उसको भी मेंटेनेंस चाहिए। ओह! मतलब बेसिकली बहुत लंबा ट्रीटमेंट के बाद आपको उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बहुत जल्दी-जल्दी, क्विकली मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। नहीं क्या ऐसे मैम ये अफोर्डेबल होते हैं आम लोगों के लिए? जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है इसमें बहुत अनरीचेबल ऐसा कुछ नहीं है हुँ। अप्रोच होता है इसमें। लेकिन डेफ़िनेटली इसमें कुछ कॉस्ट तो रहता ही है। हुँ, तो जैसे हम बात कर रहे हैं स्माइल डिज़ाइन की आपने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटी जैसे कि प्रियंका चोपड़ा या फिर और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो कि स्माइल डिज़ाइन कराते हैं। क्या ये करेक्ट है?
हाँ, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है स्माइल डिज़ाइन करवाना। हर किसी को, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि वो स्माइल करने से ही अपना रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्माइल पसंद नहीं है, इसलिए जब भी हंसना है उन्होंने मुंह बंद करके हंसते हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर आपको कुछ हेजिटेशन है और वो हम स्माइल करेक्शन के साथ उस हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं, तो वो एक किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो वो सोच ही नहीं सकते कि हमारी स्माइल कभी ऐसे भी हो सकती है। एक चीज़ आती है मैम, जैसे आपने बोला कि आपको बहुत, मैं इस क्वेश्चन को लेके आप बहुत खुश हो गए हो, है ना? तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्या स्माइल डिज़ाइन एक, ये आपके प्रोफेशन से हट के क्वेश्चन है मेरे से, मतलब कौन लोग आते हैं? ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं या ज़्यादा लड़के आते हैं? क्यों वो इतना, मतलब स्माइल डिज़ाइन को इतना प्योरिटी देते हैं? देखो, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिसको पेरेंट्स लेके आ रहे हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी करनी है और उसकी स्माइल करेक्शन करवानी है। बाकी आजकल ये नहीं है कि सिर्फ ये लड़कियां करवाती हैं, बॉयज़ भी इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इस चीज़ के ऊपर। हर किसी को अपनी लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल है ही है कि अपनी, हर किसी को अपनी लुक्स को इम्प्रूव करना है। तो आप जब भी किसी के फेस के ऊपर देखते हो, किसी को भी देखते हो, तो सबसे पहले आपका अट्रैक्शन जो पॉइंट बनता है वो उसकी स्माइल बनती है। हाँ, वो तो है। तो मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी हमने स्माइल डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी सारी बात की, तो अब आती है स्माइल डिज़ाइन में व्हाइटनिंग, है ना? व्हाइटनिंग कितनी ज़रूरी है? वाइटनिंग ज़रूरी कुछ नहीं है, वो एक हर किसी का अपना पर्सनल है। ओके। किसी को अगर वाइट टीथ चाहिए, दैट इज़ पॉसिबल। मतलब बिल्कुल व्हाइट हो सकते हैं टीथ? नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल वाइट हो सकते हैं। अप टू सम एक्सटेंट हम उसको शेड लाइट कर सकते हैं। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि दांतों को हम वाइट भी कर सकते हैं। कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि जहाँ पे वाइट नहीं हो सकते, जहाँ उन पे जो लेयर चढ़ी होती है वो ठीक नहीं हो सकती। कुछ ऐसे केसेस भी देखते हो आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कुछ ठीक नहीं कर सकते। अगर उसमें वाइटनिंग नहीं पॉसिबल तो कुछ और ट्रीटमेंट मोडालिटी पॉसिबल है। तो जैसे हम डेंटल की बात कर रहे हैं, केयर की बात कर रहे हैं, तो डेंटल के पास विजिट करना कितना ज़रूरी है और कब? देखिए, जो डेंटिस्ट के पास विजिट चाहिए, हर किसी को 6 मंथ्स में एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर विजिट करना चाहिए। उसमें फ़ायदा हर किसी का रहता है कि जो, अगर आपकी कोई अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो वो इनिशियल स्टेज पे आपको पता लग जाती है। तो उसको आप इनिशियल स्टेज के ऊपर ट्रीटमेंट लेके, तो उसमें आपका कॉस्ट भी कम रहता है, एंड सेकेंडली आपका ट्रीटमेंट बहुत अर्ली स्टेज पे आपको पता लग जाता है उसका। ओह! जैसे आपने बताया, तो मैं इस पे एक ऑडियंस को बात बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आप गाड़ी की मेंटेनेंस कराते हो या फिर किसी और चीज़ की मेंटेनेंस कराते हो, आजकल ऐसे ही आपको टीथ की मेंटेनेंस करानी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो मैम, हमने कई बार देखा है, हमने अपने, अभी तो नहीं, तो पहले क्या होता था कि बुजुर्गों के सारे दाँत निकल जाते थे, है ना? तो क्या आजकल भी ऐसे केसेस आते हैं? आते हैं, लेकिन बहुत कम हो चुके हैं ये केसेस, क्योंकि ओके। आजकल थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम पहले की बात करें, तो उससे अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। और लाइक ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ का भी फ़र्क है। अब हम हर टूथ को सेव करने की बात करते हैं रादर देन एक्सट्रैक्शन। ओह! पहले क्या किया जाता था कि पहले टूथ को निकाल दिया जाता था। हाँ जी। तो एक चीज़ और सुनने में आई थी, मेरी किसी फ्रेंड ने बताया था कि उसको डॉक्टर ने बताया है कि टूथ के कारण उसकी शोल्डर या फिर बैक पेन है। जी हाँ। कैसे मैम ये? ये अगर हमारी टीथ के फंक्शन ठीक नहीं है, आपके फंक्शन दांतों का मीन्स? फंक्शन मीन्स कि कई तरीके से हो सकता है। लाइक आपके टीथ अब आपस में बहुत ज़्यादा डीप बाइट है, ऊपर के ओके, दांत और नीचे के दांत बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, ओके। और आपके जो नीचे वाला जॉ है वो आपस में अटका हुआ है ऊपर के बीच में। ओह! यू कैन नॉट स्लाइड इट फॉरवर्ड। ओके। तो वो एक पोजीशन के ऊपर ही आपका काम कर रहा है, तो उसमें आपकी मसल्स की हाइपर एक्टिविटी भी स्टार्ट हो सकती है। तो उस केस में जो आपकी पेन है वो नेक एंड शोल्डर तक जा सकती है। और तो ये फिर ये जज भी उसमें नहीं होती होगी, बहुत रेयर केसेस होते होंगे? नहीं, रेयर नहीं है केसेस, लेकिन डायग्नोज करना इज इम्पोर्टेंट। हाँ, पर लोग तो उस टाइम जब उनको बैक एक हो रही है, या शोल्डर पेन हो रहा है, या नेक पेन हो रही है, तो वो किसी, या तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँगे, या तो फिर किसी ऑर्थो के पास जाएँगे। यस, ये बहुत कॉमनली होता है कि बहुत देर तक ये डायग्नोज ही नहीं होती प्रॉब्लम, कि ये टीथ के कारण प्रॉब्लम हो रही है आपको सारी ये। तो क्या उसको भी ट्रीट किया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है उसको ठीक। उसको कैसे ट्रीट करते हो मैम आप?
उसमें हम डायग्नोसिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके ओके। बाद जब आपने डायग्नोज कर लिया उसको प्रॉब्लम को कि ये इसके कारण है, तो उसमें कई तरह के स्प्लिंट्स बनते हैं। ओके। तो वो स्प्लिंट्स आपको वेयर करने होते हैं और उससे उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। और उससे बैक और शोल्डर पेन ठीक हो जाता है। डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलता है उसमें। ओह! बहुत सही। ये तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसे पेन भी हो सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैम कि बहुत सारे आपने ओल्ड एज लोग भी देखे होंगे और बहुत सारे एक्सीडेंट्स में भी लोगों के दाँत टूट जाते हैं। तो क्या वो रिप्लेस किए जा सकते हैं और कैसे? यस, उनको रिप्लेस करा जा सकता है। अगर सिंगल टूथ आपका टूट गया किसी, लाइक कई बार ये होता है कि घर में ही स्लिप करके, हम बाथरूम से स्लिप करके कोई गिर गया है, हुँ। फ्रंट का टूथ है, वो गिर टूट जाता है, तो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक नया इम्प्लांट करके उसका नया टूथ रिप्लेस कर सकते हैं। हुँ। जैसे हम आपने इम्प्लांट की बात करी, तो मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं जो कहते हैं कि इट्स वेरी पेनफुल। क्या ये सच है? नहीं, आजकल ऐसा कुछ पेनफुल वाला कुछ बात नहीं है। आज की जो टेक्निक है, मॉडर्न डेंटिस्ट्री है, इसमें सब ट्रीटमेंट्स पेनलेस पॉसिबल है। मैम मैं बात करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने देखा है, आपने तो बहुत सारे आपके पास केसेस भी आते होंगे कि बहुत सारे बुजुर्गों के सारे दांत तो चले जाते हैं, जहाँ एक दो दांत ही बचता है, तो उनका क्या ट्रीटमेंट रहता है? हाँ, उसमें जैसे पहले के टाइम में डेंचर्स एक मोडेलिटी थी जिसके साथ सारे टीथ रिप्लेस करते थे। लेकिन डेंचर्स के अपनी प्रॉब्लम्स है कुछ। तो आज के टाइम में हम फिक्स्ड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं दांतों की। मतलब उनको निकालना नहीं पड़ता फिर? नहीं, बिल्कुल निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे के सारे टीथ आपके ऊपर और नीचे के फिक्स्ड रिप्लेसमेंट हो सकती है इम्प्लांट्स के साथ। और वो जो एक ओल्ड एज पर्सन आपके घर में अवेलेबल है, वो दोबारा अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि वो भूल चुके होते हैं कि कैसा फूड का टेस्ट है। वो हेजिटेट करते हैं कुछ भी खाने से, कुछ भी हार्ड खाने से हेजिटेट करते हैं कि वो चबा नहीं सकते। लेकिन अगर हम फिक्स रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो दोबारा अपनी स्टेज पे आ जाते हैं कि कुछ भी खा सकते हैं। मतलब बेसिकली उनको रेगुलर उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, आप निकाल ही नहीं सकते उसको ओके। खुद से। तो और उससे आप जैसे एप्पल वगैरह कोई बाइट कर सकते हो? कुछ भी खा सकते हैं आप। जो अपनी भी आप दोबारा खाते आप नेचुरल टीथ के साथ जैसे खाते थे वैसे ही उस पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। तो मैम इनको इम्प्लांट करना, पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या कॉस्ट रहती है इनकी? कॉस्ट डिपेंड करती है केस टू केस। ओके। तो मैम आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जाड़ों में जब तो वो जाड़ों निकल जाती हैं उनकी, पीछे वाले दांत जिनको बोलते हैं, वो निकल जाती हैं, पर उन पे वो केयर नहीं करते। क्या वो बाद में दांतों की हेल्थ पे असर पाता है? यस, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका एक बीच का टूथ, जो एक हुँ। मोस्ट कॉमन टूथ जो निकल जाता है, वो फर्स्ट मोलर है आपका, पहली जिसको जाड़ बोलते हैं। ओह! तो उसके साथ वो एक मोस्ट कॉमन टूथ जो देखा गया है कि निकला होता है बहुत सारे लोगों हुँ। का, क्योंकि वो अर्ली स्टेज पे आ जाता है और जल्दी खराब हो जाता है अगर ध्यान ना दिया जाए। तो अगर वो दांत निकल जाता है तो उसके पीछे के दांत उसकी जगह पे टिल्ट हो जाते हैं। ओके। तो ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर है ऑक्लूजन दांत की, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। हुँ। तो जब भी आपका कोई टूथ निकला हो, हुँ। उसको रिप्लेस करवाना बहुत ज़रूरी है। ओके। जैसे मैम आपने देखा होगा, जैसे हमने अभी बात भी की थी कि घर में कई बार स्लिप होने से भी दांत टूट जाता है आगे वाला। अब मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि दांत पूरा नहीं टूटता पर दांत का कॉर्नर गिर जाता है या फिर तो आधा दांत टूट जाता है। क्या उसको दांत को बचा के भी ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। कॉस्मेटिक रेस्टोरेशंस आर अवेलेबल। अगेन विनियर्स कैन बी डन ऑन दीज। ओके। तो मतलब बेसिकली उनको भी बचाया जा सकता है। हाँ जी, हाँ। तो मैम जब हम टीथ की बात कर रहे हैं, ब्रश की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ और जानना है, क्या माउथ जब ओरल हेल्थ की पूरी बात होती है, तो ओरल हेल्थ जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी कोई मूवी देखने जाते हैं, तो सबसे पहले ओरल हेल्थ के बारे में ही बात होती है। उसमें यही बताया जाता है कि इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैंसर इंडिया में है तंबाकू के कारण। क्या वो तंबाकू या फिर वो शराब या फिर वो चीज़ें दांतों की हेल्थ पे भी असर पाती हैं? बिल्कुल सही बात है ये। अगर हम जो तंबाकू, गुटखा, पान, हुँ। ये सब चीज़ें जो रेगुलर यूज़ करते रहते हैं, मुँह के अंदर रखते रहते हैं, उसके साथ ऐसी स्टेज बन जाती है आपकी कि वो प्री कैंसरस कंडीशंस बन जाती हैं, कुछ लीजन्स बन जाते हैं। ओह! अगर वो उस स्टेज पे उसको डायग्नोज़ हो जाए, तो उसको ठीक करा जा सकता है। नहीं तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। ओह! मतलब बेसिकली ओरल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। ओरल हेल्थ आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप खाना अच्छे से नहीं चबा के खा रहे। हुँ। अगर खाना अच्छे से उसको च्यू नहीं कर रहे आप उसको, तो उसका जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत बड़ा है जो आपके स्टमक में जा रहा है।
तो वो आपका स्टमक की प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर सकता है, स्टमक अपसेट आपका स्टार्ट हो सकता है, और अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपकी बाकी हेल्थ ओवरऑल अफेक्ट होती है अफेक्ट उससे। होंगे। हमने जैसे कि हम ओरल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या जो बारी-बारी लोगों को होता है कि माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, है ना? कइयों को छोटे होते हैं, कइयों को बहुत बड़े हो जाते हैं। क्या वो भी टीथ केयर ना करने से होते हैं? उसके कई सारे कारण होते हैं। टीथ केयर ना करना एक कारण है, उसमें एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, जो आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि हर बंदे को स्ट्रेस है। तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है जिसके कारण अल्सर्स रहते हैं मुंह के अंदर। मैम आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जिनको टीथ में सेंसिटिविटी हो जाती है, जैसे कि उनको गर्म चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म लगनी, ठंडी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी लगनी, उसके क्या कारण होते हैं और क्यों होता है ये? देखो, जो टीथ सेंसिटिविटी है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। उसमें एक कॉमन कारण है कैविटी होना। ओह! अगर तो वो कैविटी के कारण है तो डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ओके। अगर वो कैविटी के कारण नहीं है तो उसका सेकंड कारण हो सकता है आपका कि दांत आपके थोड़े से, उसकी रूट्स एक्सपोज हो रही हैं, गम्स आपके रिसीड कर रहे हैं, गम्स आपके ऊपर जा रहे हैं, या तो फिर उसमें ये भी कारण हो सकता है कि आप अपना ब्रश ठीक से नहीं कर पा रहे, तो आपके दांतों के ऊपर होता क्या है कि कुछ एरियाज में गड्ढे बन जाते हैं, लाइक ऊपर के एरियाज में। ओह! तो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि जिसमें हम बात करते हैं कि सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले आपको अपने डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए। हर इंसान के पास अगर मैं बोलूँ कि एक डेंटल बहुत ज़रूरी है उसकी लाइफ में, जो होना चाहिए, जो उसको टाइम टू टाइम उसकी ओरल हेल्थ के बारे में बता सके। हाँ, यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैम आपने देखा होगा कई लोगों के गम्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्या वो भी ओरल हेल्थ से रिलेटेड है? हाँ, ये गम्स की प्रॉब्लम में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है वो ब्लीडिंग की गम्स है, हाँ, जिसको बहुत पायरिया भी बोलते हैं। ओह! ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के बीच में। हुँ, तो उसको ट्रीट करा जा सकता है, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन कुछ लोग आते ही नहीं है उस स्टेज के ऊपर कि जिसमें हमारा ब्लीडिंग के टाइम पे उसको रोक सके। अगर ओके। हम उसके टाइम पे गम्स को केयर कर लें हुँ, तो आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। अदरवाइज वो होता क्या है कि अगर वो ब्लीडिंग के गम्स के साथ भी नहीं हुँ। आ रहा पेशेंट आपके पास, तो अल्टीमेटली आपके दांतों का, मसूड़ों का और बोन का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। ओह! मतलब सारी चीज़ें वीक होनी शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, तो तो उसके साथ वो अल्टीमेटली दांत अपना ऐसे लूज हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं दांत, और फिर अल्टीमेटली दे नीड एक्सट्रैक्शन। ओह! मतलब बेसिकली हमें शुरू से ही चीज़ को पकड़ना है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको डेंटिल के पास लेके जाओ और ईज़िली वे से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराओ। एक चीज़ और यस। आती है मैम, जब डेंटिल के पास जाने की बात आती है, तो कहीं न कहीं हमारी इंडियन फैमिलीज़ इग्नोर करती हैं कि दाँतों की प्रॉब्लम को उनको लगता है कि कुछ नहीं है, बस ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा। घर में 2 लौंग रख लो, तो उससे पेन ठीक हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? वो एक शॉर्ट टर्म चीज़ें होती है। लौंग में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके साथ थोड़ा पेन रिलीव हो जाता है। हुँ। बस वो ट्रीटमेंट को नहीं कर ठीक कर सकते, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक नहीं कर सकते, वो आपके पेन को ठीक कर सकता है। बेसिकली पेन जिस रीजन से है वो नहीं ठीक हुआ, जस्ट 2-3 मिनट्स यस, के लिए पेन ठीक हो गया। यस। तो जैसे कि आपने सुना होगा आजकल जब कोरोना काल आया था तो बहुत सारे लोग माउथ सैनिटाइज़र का यूज़ करते थे। क्या वो ठीक है, करेक्ट है माउथ सैनिटाइज़र करना? अप टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं, अदरवाइज कोई भी चीज़ जो भी आपका मुंह के अंदर यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें बेसिकली अल्कोहल बेस्ड नहीं होनी चाहिए वो। ओह! पर ये सारी चीज़ें तो मेरे ख़्याल में अल्कोहल बेसिस ही पे ही होती हैं। इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादातर मिलती हैं जो मार्केट में वो अल्कोहल बेस्ड है, वो नहीं यूज़ होनी चाहिए। मैम आपने देखा होगा बहुत सारे माउथ फ्रेशनर आते हैं मार्केट में, है ना? और कुछ लोग तो रेगुलर बेसिस पे ब्रश करने के बाद माउथ फ्रेशनर से अपना माउथ क्लीन करना एक फैशन सा हो गया। क्या ये ठीक है? इसमें ठीक गलत की बात नहीं है। इसमें सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, तो आपको उसका कारण जानना चाहिए। क्या हुँ, उसका रीज़न है उसके नीचे? जैसे कि हम बात करें कि बैड ब्रेथ की बहुत सारे हुँ, कारण हो सकते हैं। वो उसका कारण आपका मुँह के अंदर भी हो सकता है। कैविटी कैन बी द रीज़न। ओके। आपकी गम प्रॉब्लम, उसके साथ भी बैड ब्रेथ हो सकती है। आप टंग क्लीन नहीं कर रहे, उसके साथ भी बैड ब्रेथ हो सकती है। ओह! बाकी आपकी बॉडी के साथ उसका बड़ा रिलेशन है। ओह! अगर आपको स्टमक की प्रॉब्लम है, हुँ, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उसके कारण आपको बैड ब्रेथ हो सकती है। ओह! उसके बाद आपको अगर कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, हुँ, दैट कैन ऑल्सो कॉज बैड ब्रेथ। तो ओह! आपको उसका रीज़न जानना चाहिए। ना कि रेगुलर बेसिस पे इन माउथ फ्रेशनर्स को यूज़ करना चाहिए। जी हाँ।
मैम आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट भी आपके पास में भी आते हैं उस चीज़ के। बहुत सारे लोग स्मोकिंग मतलब कंटिन्यूअसली स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं। क्या उससे भी ओरल हेल्थ को असर पड़ता है? जी हाँ, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी ओरल हेल्थ को, और वो एक ऐसा फैक्टर है जिसको आपको हमेशा डिसकंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। स्मोकिंग के साथ आपको गम्स के भी इफ़ेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, ओह! और टीथ को भी इफ़ेक्ट होता है। मुझे लगता है लोगों को ये चीज़ तो पता ही नहीं होगा कि स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग से भी असर पड़ता है। ड्रिंकिंग से टू सम एक्सटेंट। हुँ, और मैम चिंगम बहुत यंग जनरेशन है, जेनज़ीज़ हैं जो, वो चिंगम बहुत चबाते हैं। क्या उससे भी दाँत खराब होने का कुछ रहता है? च्युइंगम्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो दैट शुड बी शुगर फ्री। शुगर फ्री, अदरवाइज़ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता। अगर शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो डेफ़िनेटली हर टाइम आपके मुँह के अंदर एक हुँ, शुगर का लेवल, बेसिकली एसिडिक लेवल को हमने नहीं रीच करना। ओके। बेसिकली वो शुगर तो फिर आपकी बॉडी पे भी हार्म है, बेसिकली टीथ के लिए भी हार्म है। बस बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ना? मैम एक चीज़ और जानना चाह रही थी मैं कि स्केलिंग जो कि मुझे लगता है कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको 6 मंथ बाद, 3 मंथ बाद करानी चाहिए। स्केलिंग होती क्या है? क्यों ज़रूरी है? स्केलिंग बेसिकली आपके टीथ की क्लीनिंग है, जिसमें एक अल्ट्रासोनिक या सोनिक वेव्स के साथ हम आपके टीथ को क्लीन करते हैं। हुँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी 6 मंथ्स हर किसी को करवानी चाहिए। लेकिन लोगों में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारे टीथ कमज़ोर हो जाएँगे या हुँ। वीक हो जाएँगे स्केलिंग के साथ। ये एक सिर्फ़ मिसकंसेप्शन है। आज के डिवाइसेज़ के साथ कोई टीथ को हार्म नहीं होता। आपको एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में हमेशा स्केलिंग करवाते रहना चाहिए। मैम ये किस एज से शुरू कर सकते हैं हम? इसका कोई पर्टिकुलर ऐज नहीं है। आप कभी भी इसको स्टार्ट करवा सकते हैं, जब भी आप अडल्ट हो इसमें जाओ। हो जाते हैं। मैम एक चीज़ और जो मुझे भी याद है ये बात कि जब बेबी डिलीवरी होती है बेबी की, जब बेबी का बर्थ हो जाता है, उसके बर्थ के इमीडिएटली बाद से 40 डेज़ तक लोग बोलते हैं कि ब्रश नहीं करना चाहिए। क्या ये राइट है? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है ये। ये एक मिसकंसेप्शन है। वो पीरियड ऐसा होता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, ना कि ना ब्रश करने की। उस टाइम पे आपके टीथ, आपके गम्स, दे आर वेरी प्रोन, क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से गम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट रहती हैं उस टाइम पे। ओह! तो इसलिए उस टाइम आपको एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए टीथ का अपना। ओह! जैसे कि आपने बताया कि टीथ का प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा केयर, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो टीथ का आपको हर ऐज में केयर करना है। हाँ जी, प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस एक बहुत कॉमन चीज़ है, ओके। जो कि हॉर्मोन्स के साथ आपको जिंजिवाइटिस या गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओह! तो वो उसमें कंट्रोल करा जा सकता है उस प्रॉब्लम को, जस्ट विद केयर। मैम आपसे एक और चीज़ जानना चाह रही थी, डायबिटीज़ के बारे में। क्या डायबिटीज़ के या फिर हार्ट के कारण भी टीथ पे कुछ असर पड़ता है? डायबिटीज़ का और अपने ओरल हेल्थ का एक बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। डायबिटिक पेशेंट्स में गम जो आपके हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ओह! अगर आप अपनी गम केयर को ज़्यादा बेटर रखें हुँ। डायबिटीज़ पेशेंट्स, तो उनकी ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। ओह! ये बहुत सारी स्टडीज़ हैं इसके ऊपर। मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं जानती होगी। तो एक चीज़ और आती है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जॉ लॉक हो जाता है लोगों का बहुत बार, वो क्यों होता है? अगर जॉ लॉक की किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट इज़ एन इंडिकेटर आपको कहीं न कहीं आपकी जॉइंट में प्रॉब्लम है। जो ओह! आपका जॉइंट ऊपर और नीचे की आपकी बोन्स को, माउथ की जो है, हुँ, उनको जॉइन कर रहा है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ओह! इस जॉइंट के में अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसके कारण आपका जॉ लॉक हो रहा है। क्या जॉ लॉक को बचाया जा सकता है? फिर जॉ लॉक की के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं? इस चीज़ के लिए हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसको डायग्नोज़ करवाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए, दैट इज़ पॉसिबल। तो मैम आपने देखा होगा कि इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि जब टीथ है, जो पीछे वाले टीथ हैं, जो टूट जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, ए एज के अकॉर्डिंग होना था, पीछे वाले ही हैं। तो क्या वो सही है? नहीं, अगर कोई भी आपका फंक्शनल टूथ जा रहा है, हुँ, विज़डम टूथ को छोड़ के, तो उसको हमेशा रिप्लेस करवाना चाहिए। जैसे हमारी पहले बात हुई कि हुँ, उसके साथ एक तो माल अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है टीथ की, हुँ, और उसके बाद सेकेंडली आपका जो फंक्शन है, वो आपका टीथ का च्यूइंग का फंक्शन, हुँ, वो अफेक्ट हो रहा है। और उसके अलावा जो आपकी लॉन्ग टर्म में दिक्कत आने वाली है, वो आपकी ये मसल्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही। अगर ओह! आपकी अर्ली एज के अंदर वो टीथ चले गए हैं, हुँ, तो वो जो मसल्स डेवलप नहीं होएंगी, तो उसमें सैगिंग ऑफ द टीथ, जो चीक्स है, हुँ, यहाँ से आपका चीक अंदर चला जाता है। ओह! दैट इज़ ऑल्सो अ कॉमन प्रॉब्लम। तो इसको भी ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, अगर हम रिप्लेस करेंगे टीथ को एट अर्ली स्टेज,
तो इसको तो ट्रीट किया जा डेफिनेटली सकता इसको ट्रीट करा जा सकता है। तो मैम जैसे कि हमने टीथ के बारे में बात कर रहे हैं, ओरल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं मैम। टूथपिक आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स रेस्टोरेंट आपको टूथपिक देते हैं और बहुत सारे लोग खाना खाते वहीं शुरू हो जाते हैं, क्या वो सही है? नहीं, टूथपिक अगर आपको बहुत खाना खाते हुए यूज़ करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके टूथ में या मसूड़ों में कहीं ना कुछ गम प्रॉब्लम या टूथ में कैविटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। दैट इज़ द टाइम जब आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज करवाना चाहिए। तो मैम एक चीज़ और आपने देखी होगी कि जैसे कि आपने कैविटीज़ की बात की, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि कैविटीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक एक टीथ से दूसरे टीथ तक ट्रैवल कर लेती है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ट्रैवलिंग नहीं होती है, ऐसे कभी नहीं होता कि एक दांत से दूसरी जगह दांत पे कैविटी ट्रैवल हो रही है। लेकिन आप अगर ध्यान नहीं रखोगे तो कैविटीज़ डेफिनेटली बाकी दांतों के ऊपर भी आ सकती हैं। कैविटीज़ के बाद रूट कनाल क्या होता है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है? रूट कैनाल आपके अगर जो टूथ आपका कैविटी बहुत डीप लेवल तक जा चुकी है, देखिए हमारे दांत की 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर की लेयर इनामल है, जिसमें कोई सेंसेशन नहीं है, लेकिन वो हार्डेस्ट लेयर है। अगर आप उसकी केयर नहीं कर रहे, कैविटी नीचे ट्रैवल करेगी डेंटिन तक, जिसमें आपको सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर उस लेवल पे भी केयर नहीं हो रही है उसकी, तो वो आपकी 3rd लेयर पल्प तक पहुंच जाती है कैविटी आपकी, जहाँ पे आपको पेन स्टार्ट हो जाती है। बहुत पेन होता है ना लोगों को। तो उस पेन के ट्रीटमेंट में हमें फिर रूट कैनाल करनी पड़ती है। तो वो रूट कैनाल से आपकी टीथ की सेंसेशन खत्म हो जाती है और टूथ आपका नॉर्मल फंक्शन करना रहता है। बेसिकली पेन पे बात हो रही है तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि टूथ का पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत भयंकर वाला पेन होता है, तो क्या उसको हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, हम कभी भी ऐसा सेल्फ ट्रीटमेंट्स कभी भी अच्छी बात नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, टॉक टू योर डेंटिस्ट। वो आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लीजिए। जानना चाह रही थी मैं यहाँ पे, जैसे कि हमने रूट कनाल की बात की, डेंटल कैपिंग की बात की, डेंटल कैपिंग कितनी ज़रूरी है रूट कनाल के बाद? वो आपके टूथ की कंडीशन है, जितनी आरसीटी ज़रूरी है, उसके बाद कैपिंग भी उतनी ज़रूरी है टूथ के लिए। एक और सवाल आता है कि डेंटल के पास जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि माना जाता है कि डेंटल बहुत कॉस्टली है, ऐसा क्यों? देखो, वो डेंटिस्ट्री इज़ नॉट कॉस्टली, आपकी नेग्लिजेंस कॉस्टली है। अगर आप अर्ली स्टेज पे डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो आपकी जो रेस्टोरेशन हो सकती थी दांत की, तो उसी में आपका हो सकता था ट्रीटमेंट। लेटर स्टेज पे पहुंच रहे हैं तो रूट कैनाल पे पहुंच रहा है टूथ आपका, वही टूथ फिर भी ट्रीट नहीं हो रहा, तो आपको एक्सट्रैक्शन के बाद इम्प्लांटेड जाना पड़ रहा है। तो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से आपका ट्रीटमेंट बढ़ रहा है, उसमें कॉस्ट बढ़ रही है। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि अगर आप स्टार्टिंग में ही डेंटल के पास जाना शुरू कर दोगे तो आपको इतने सारे ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? मैम आज आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी, सबसे अच्छी जानकारी दी कि ओरल हेल्थ के कारण हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे हार्ट, हमारी डायबिटीज़, इवन कि हमारा शोल्डर और नेक पेन भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है अगर आपके दांतों का शेप सही नहीं है, जब वो फंक्शनल सही नहीं कर रहे हैं। तो दांत कितने ज़रूरी हैं, जिनको कई बार नहीं, बहुत बार हम इंडियंस इग्नोर करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच के कि डेंटल कॉस्टली होता है। तो मैं भी अपनी ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी कि आपसे ज़्यादा कॉस्टली कुछ नहीं है, आपकी लाइफ से ज़्यादा, आपकी एक ब्यूटीफुल लाइफ से ज़्यादा कॉस्टली कुछ नहीं है, इसीलिए किसी भी चीज़ को आप इग्नोर ना करो। मैं अक्सर अपने घर में एक चीज़ सुनती थी कि अगर दांत चले जाते हैं तो आपका स्वाद भी चला जाता है, आपका टेस्ट भी चला जाता है, इसीलिए आपको दांतों को बहुत अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। आज हमने डॉक्टर रेणुका कांसल से बहुत कुछ सीखा और समझा, मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ में इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू मैम, आपने अपना बहुत सारा टाइम हमारे लिए निकाला और आज हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मिस शालू के साथ हमें मिलके बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको ये कहूँगी पर्सनली कि पॉडकास्ट विद शालू को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस चैनल को, सो दैट कि आप इस सब चीज़ों के साथ जुड़े रहें।
आप अपनी ज़िंदगी के अगर मास्टर बनना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो बहुत सारा कुछ, आप मिलना चाहते हो इन्फ्लुएंसर से, आप मिलना चाहते हो गुरुओं से, आप मिलना चाहते हो डॉक्टर से, आप अपनी लाइफ के हर चैप्टर को पूरा करना चाहते हो, तो आप पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका प्यार ही है कि हम पॉडकास्ट विद शालू में नए-नए गेस्ट और नए-नए सेलिब्रिटी, नए-नए मेंटर्स को लेके आते हैं। अगर आप प्यार दोगे तो हम आगे भी ऐसे आपके लिए काम करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।